तो हल्की सी भी किसी को थकन हो, कुछ भी हो, तो जाएं, वॉक अराउंड करके आ जाएं 2-3 मिनट, कोई मसले की बात नहीं है, वी वोंट माइंड। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करें ना अगर इन चीज़ों को, तो हम सबसे पहले स्कैनर के इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि जो सामने चीज़ें लिखी होती हैं इनका क्या मतलब होता है। उसके बाद फिर हम बाकी डायग्नोस्टिक्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। बेसिकली जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंसान के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसको डायग्नोस करने में काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर बेस लेवल इक्विपमेंट्स हो तो उसके अंदर बीपी का अपरेटस आता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए बुखार चेक किया जाता है थर्मामीटर के थ्रू इस तरह, और एडवांस चले जाएं तो एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन वगैरह होते हैं इन लोगों के अंदर बीमारियों को स्कैन करने के लिए। सिमिलरली गाड़ियों के अंदर फॉल्ट्स को डायग्नोस करने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए स्कैनर्स होते हैं कि आप इनकी मदद से गाड़ियों की बीमारी को जल्दी हल कर सके, जल्दी समझ सके उनके बारे में, और उनके अंदर प्रिवेंटिव्स और उसके बाद प्रीएम्प्टिव्स मेजर्स ले सके। अच्छा, सबसे पहले तो ना स्कैनर के अंदर बेसिक एक और बात आगे बढ़ने से पहले, दो तरीके के स्कैनर होते हैं, एक मोनो डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। मोनो डायरेक्शनल क्या होते हैं? जो सिर्फ गाड़ी से डाटा ले सकते हैं, यानी गाड़ी ने बताया यार मेरे अंदर ये कोड आया है, वो कोड रिट्रीव कर लिया इसने। बाई डायरेक्शनल टूल्स वो होते हैं जो गाड़ी से डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं और गाड़ी को ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं एक्चुएटर्स। अब उस बात को हमें समझने के लिए ना थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, प्लीज बेयर विद मी। कहीं भी बोर हो रहे हो तो हाथ उठा के बोल दीजिएगा यार बोर हो रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले जैसे इंसान होता है ना, मैं एक इंसान हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक कप चाय पड़ी है, फॉर लेट्स से, अभी चाय तो नहीं है लेकिन एक कप चाय पड़ी है मेरे पास। अब मैं जब इसको हाथ लगाऊंगा ना, तो मुझे क्या चीज बताएगी कि ये चीज गर्म है या ठंडी है? मेरे हाथ पे रिसेप्टर सेंसर्स लगे हैं, सेंस करता है जो कि ये ठंडा है गर्म है, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। वैसे गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, प्रेशर के भी सेंसर्स लगे होते हैं, लाइट सेंसर्स, फलाना ढिमकाना, इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं। सिमिलरली अगर ये चाय गर्म है तो मैं जब हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ पे मौजूद सेंसर्स मेरे दिमाग को बताएंगे कि यार ये चीज गर्म है। ऐसे ही है, मेरे हाथ डायरेक्ट, हाथों का तो कोई दिमाग नहीं है, हाथ अगर ऑन इट्स ओन होगा, मेरी बॉडी से अलग कटा हुआ यहाँ पे रखा हुआ होगा, तो क्या वो खुद हटेगा? अपने नहीं हटेगा, कोई चीज उसको बताने वाली नहीं होगी। जैसे हमारा दिमाग होता है, गाड़ी के अंदर ईसीयू होते हैं, जैसे हम गाड़ियों के कंप्यूटर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हर मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, बहरहाल। और उसके बाद फिर तीसरी चीज होती है, जब मेरे हाथ पे मुझे गर्मी महसूस होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग बोलेगा कि अपना हाथ पीछे करे। अब हाथ पीछे क्या मेरा दिमाग खुद करता है? नहीं कर सकता, दिमाग के पास ताकत नहीं होती फिजिकल मूवमेंट की। फिजिकल मूवमेंट क्या करते हैं? आपके मसल्स। वैसे ही गाड़ी के अंदर फिजिकल मूवमेंट करने के लिए एक्चुएटर्स मौजूद होते हैं। एक्चुएटर्स का काम होता है एक्शन लेना, सेंसर्स का काम होता है सेंस करना, ईसीयू का काम होता है प्रोसेस करना यानी कि डिसीजन मेकिंग करना, और फिर आपके एक्चुएटर्स का काम होता है वो फाइनल काम उस चीज को करना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक चीज से इसको समझते हैं, जैसे लेट्स से गाड़ी के अंदर टेम्परेचर अगर किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है, तो वो सेंसर्स लगे होंगे, वो बता रहा होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो जाके ये डाटा दे रहे होंगे ईसीयू को। ईसीयू पर प्रोसेस करके बोलेगा हाँ क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम उस जगह पे जाके उस जो भी उस चीज को केटर करने वाला फैन, उस फैन को ओपन कर दें। अब फैन को ओपन करने के लिए एक्चुएटर लगा हुआ होगा, वो ईसीयू खुद तो ओपन नहीं कर सकता जाके। तो इसी तरीके से पूरी गाड़ी में ये तीन मेन यूनिट्स होते हैं जिनसे हमें काम आएगा, सेंसर्स, कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि जो गाड़ियों में कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो, और तीसरा एक्चुएटर्स। जो ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो सिर्फ सेंसर्स और ईसीयू से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मोनो डायरेक्शनल टूल्स। और वो जो ऐसे सेंसर जो ना सिर्फ ऐसे स्कैनर जो सेंसर्स, ईसीयू और एक्चुएटर्स तीनों के साथ काम करते हैं, उनको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल टूल्स, यानी कि वो तीनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्चुएशन टेस्ट भी, किसी को कुछ स्कैनर्स में उनको एक्टिव टेस्ट कहा जाता है, हमारे स्कैनर्स में एक्चुएशन टेस्ट कहा जाता है उनको। तो वो एक्चुएशन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेंसर से लाइव डाटा स्ट्रीम भी रीड कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर, मॉडर्न के कार्स के अंदर, छोटी से छोटी भी कोई गाड़ी लेना, कल्टस भी लेना, ऑल्टो भी लेना, ऑल्टो में भी 60-70 अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। उन सेंसर्स का लाइव डाटा आप इस स्कैनर के थ्रू, हमारे स्कैनर्स के थ्रू देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे वो हम आगे जाके उन चीजों के ऊपर आते हैं। फिर आखिर में हम लाइव एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे एबीएस के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है, डायग्नोस करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट डायग्नोस और एक होता है लोकल डायग्नोस। इंटेलिजेंट डायग्नोस क्या होता है? इंटेलिजेंट डायग्नोस से मुराद ये है कि दुनिया भर में एक डेटाबेस बनाई जाती है गाड़ियों की। अब जैसे आपका सीएनआईसी अलग होगा, आपका सीएनआईसी अलग होगा, मेरा सीएनआईसी अलग होगा, वैसे ही गाड़ियों की जबान में विन नंबर होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दुनिया भर में हर गाड़ी का वो नंबर यूनिक है, अलग है। आपका किसी भी दो गाड़ियों का वो नंबर सेम नहीं हो सकता। तो उनकी डेटाबेस एक जगह मेंटेन हो रही है। सबके ब्रांड्स है, सुजुकी है, सुजुकी के पास उनकी सारी गाड़ियों की डेटाबेस होती है, टोयोटा के पास सारी गाड़ियों की डेटाबेस होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंटेलिजेंट डायग्नोसिस क्या होता है? अगर आपका स्कैनर इंटरनेट से कनेक्टेड है
तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट गाड़ी के विन नंबर से सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा, आपको कोई चीज एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बस गाड़ी में स्कैनर लगाएंगे, इंटेलिजेंट डायग्नोस पे जाएंगे, और अगर वो इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से, जैसे टोयोटा की तरफ से अवेलेबल होगी, एक तो ये भी हो सकता है ना कि टोयोटा उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखे, अगर वो अवेलेबल है तो ये जाके उससे फैच कर लेगा और डायरेक्ट देख लेगा कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा इंजन है, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फिर आप जाएंगे लोकल डायग्नोस में। लोकल डायग्नोस में जाने के बाद आप मेक, मॉडल और वेरिएंट एक एक करके सिलेक्ट करेंगे गाड़ी का। सबसे पहले मेक सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ब्रांड की गाड़ी है, क्योंकि आप तो इतने सारे पाकिस्तान के अंदर ही 30-40 एक्टिव ब्रांड्स हैं, तो आपने सबसे पहले आके ब्रांड सेलेक्ट करेंगे मेक, फिर उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करेंगे कौन सी ईयर का मॉडल है, फिर उसका वेरिएंट कौन सा वाला है। अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं हर गाड़ी में, जैसे सुजुकी के अंदर कल्टस है, कल्टस के अंदर वीएक्स भी आता है, वीएक्सआर भी आता है, वीएक्सएल, एजीएस भी आता है। तो आपने आगे सिलेक्ट करना है और फिर आप गाड़ी को फाइनली उठा लेंगे। अब इसमें एक और चीज भी होती है कि दुनिया भर में, जैसे पाकिस्तान में जो कल्टस आती है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होता है, इंडिया में जो कल्टस आती है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, सेम मॉडल सेम चीज, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं कुछ फीचर्स नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में जो ऑल्टो आती है और जैपनीज ऑल्टो होती है, फीचर्स में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है ना, तो आपने यहाँ पे जाके स्पेसिफाई भी करना होता है कौन से कंट्री की गाड़ी है, तो उससे और इफेक्टिव आप जल्दी कर सकते हैं अपनी स्कैनिंग। वरना क्या मसला होगा, वो जाके, अब जैसे जैपनीज ऑल्टो ना, जैपनीज ऑल्टो में कई सारे सिस्टम्स हैं, ये आपकी ऑल्टो को भी जैपनीज ऑल्टो की तरह स्कैन करेगा, एक एक सिस्टम पे जाके उसको चेक करेगा कि है नहीं है, वो नहीं होगा तो बता देगा नॉन एक्टिव है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेहतर ये आप कंट्री भी सिलेक्ट करें, आपने मेक, मॉडल, वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे और जाके उसकी बेसिक स्कैनिंग शुरू कर देंगे। इसके अंदर हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर सर्विस फंक्शंस। अब सर्विस फंक्शंस क्या होते हैं, आपकी गाड़ी में, जैसे अभी मेरे ख्याल में एडेप्टिव हेडलाइट्स के दौरान बता रहे थे वो, कि एडेप्टिव हेडलाइट्स की भी प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरह मॉडर्न डे कार्स के अंदर 90% ऑफ जो इक्विपमेंट्स अगर आप रिप्लेस करें तो आपको उनकी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली अगर गियर हो या रिप्लेस ना भी करें, थ्रोटल बॉडी है ना, थ्रोटल बॉडी को निकालेंगे, क्लीन करेंगे, उसको वापस गाड़ी में लगाएंगे, तो उसकी कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। उसकी कैलिब्रेशन भी आप, जो इस तरह की सारी जो कैलिब्रेशन होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो आप स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं सर्विस फंक्शन में जाके। फिर रिमोट डायग्नोस्टिक्स। अब दुनिया इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि अब आपका फिजिकली, अब आप एक टेक्नीशियन है, आपका फिजिकली कहीं होना जरूरी नहीं है। आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, आपकी गाड़ी, आपको डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करनी कराची के अंदर, आपने क्या किया, अपने टेक्नीशियन, जो भी कोई आपका वर्कर है, लेबरर है, बस आपने उसको बोला जाके गाड़ी के ओबीडी टर्मिनल के साथ मेरा स्कैनर कनेक्ट करो, और आप बैठे इस्लामाबाद पे, आपने इस्लामाबाद से एक्सेस ले लिया। इतना आसान है। अब आपको, आप वहां पे बैठे बैठे आप स्कैन करेंगे, अपने बंदों को बताएंगे यार ये काम करना है, आपका फिजिकली जगह पे होना लाजिम नहीं है। इसके बाद टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अब कुछ नई गाड़ियों के अंदर आता है, जिसके अंदर चारों टायर्स का लाइव डाटा वो बता रहा होता है। उससे ऑफ कोर्स वो एडिट सेफ्टी फीचर है, ताकि अगर कहीं लॉन्ग रन पे आपकी गाड़ी जा रही है तो आपको पता हो यार किस टायर में हवा कम है, कोई पंचर तो नहीं हो रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसकी प्रोग्रामिंग का ये फीचर है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं गाड़ियों में। जदी दुनिया भर में इतनी जिद्दत है कि रोज ब रोज नई गाड़ियों के मॉडल्स, नई गाड़ियों के सिस्टम्स दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। तो उनको कोप अप करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें दुनिया भर की सारी गाड़ियों की सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही होती है। फिर डायग्नोस्टिक हिस्ट्री। एक और बड़ा मसला ये आता है कि आपके पास कोई गाड़ी आई तो कस्टमर आपको बोलता है कि यार जब तुम्हारे पास से गाड़ी आई थी तो ये इंजन लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन अब जल रही है। तो आप जब, हर बंदे को मैं रिकमेंड करता हूं, जिस सेकंड गाड़ी आपकी वर्कशॉप के अंदर आए, पहले एक प्री रिपेयर रिपोर्ट बनाए। प्री रिपेयर रिपोर्ट से मुराद ये है कि जब गाड़ी आई आपने उसकी एक रिपोर्ट बना ली, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में वो सेव होती रहेगी। फिर जब बंदा दोबारा जा रहा है तो उसकी पोस्ट रिपेयर रिपोर्ट बनाए, 2 दफा स्कैन करें, एक दफा जब आए, दूसरी दफा जब काम हो जाए, उसके बाद जाने से पहले। तो आपके पास 2 रिपोर्ट्स आ जाएंगी हर बंदे की कि यार देखो तुमसे पहले जब मैंने काम नहीं किया तो उससे पहले ये रिपोर्ट थी, मैंने काम किया उसके बाद ये रिपोर्ट है। अब कस्टमर्स कल को आपको कुछ आके इस तरह की बात बोल ही नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से एरर आया, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा कि यार देखो डायग्नोस्टिक हिस्ट्री के अंदर तुम्हारी गाड़ी की डिटेल सारी मौजूद है। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर फीडबैक है वो। बहरहाल ये सिलसिला होता है कि दुनिया भर में 2 तरीके की अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन, एक बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, टॉप डाउन ये होती है कि ऊपर वाले ने फैसला कर लिया सबके लिए वही है, जो पाकिस्तान में अक्सर होता भी। लेकिन अगर हम, जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि बॉटम अप अप्रोच, कि नीचे से लोग सीखें। अब लॉन्च का हमेशा से ये फलसफा रहा है कि वो सीखता है मैकेनिक्स से। तो यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन मौजूद है। कल को आपको लगे कि कोई ऐसा फीचर है जो स्कैनर में नहीं है लेकिन डाला जा सकता है, तो फीडबैक का ऑप्शन मौजूद है। फीडबैक के ऑप्शन में जाएं, आप वो सारी चीजें लॉन्च को बता सकते हैं, लॉन्च तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। फिर आ गया एडैस सिस्टम, अडेप्टिव एडैस सिस्टम, एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम। अब जो सारी चीजें बता रहे थे ना सर थोड़ी देर पहले, जिसमें अडेप्टिव हेडलाइट्स हो, चाहे वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, लेन डाइवर्जन वार्निंग हो,
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो, ये सारी चीजें एडास सिस्टम के अंडर ही आती है, अम्ब्रेला के अंडर आती है। वो दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए, लोगों की सेफ्टी को श्योर करने के लिए अब एडास सिस्टम नई गाड़ियों में आता है। उसकी कैलिब्रेशन भी बड़ी एक डिफरेंट टास्क है, तो उसकी कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी हो तो आप एडास के थ्रू कर सकते हैं। फिर मॉल व्हीकल कवरेज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, काफी चीजें इसके अंदर है, हम उन पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले ना हम इसके अंदर आपको एक डेमो स्कैन करके दिखाते हैं जैन, उसके अंदर भी ना वो आप साथ साथ ऑपरेट करने लगे हो। अब जैसे ना इसमें हम वैसे अगर हम गाड़ी के ऊपर होते तो हम लाइव करते इसको, अभी हम क्योंकि यहाँ पे हमारी सेटिंग जरा कोजी बनी हुई, हम सुकून से बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ बैठे बैठे इसको हम कंडक्ट करते हैं। इसका कनेक्टर कहीं भी नहीं, तो डेमो है ना। हाँ तो वही तो करना, तो गाड़ी में लगाते हैं हम कनेक्टर, आपको दिखाते हैं लाइव। अच्छा अब इसमें ना फॉर एग्जांपल हम टोयोटा के अंदर जाके चेक करते हैं, टोयोटा को सिलेक्ट करना उसमें, सही है। अच्छा अब आप लोगों के सामने पूरी टोपोलॉजी मैपिंग आ गई होगी। ये एक एडिट फीचर है आजकल के नए स्कैनर्स के अंदर, जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कौन सी लाइन से कनेक्टेड है, कैन 1 पे कौन सा कनेक्टेड है, कैन 2 पे कैन 10 के साथ कौन सा कनेक्टेड है, फिर कौन कौन से सिस्टम जैसे ईसीयू के साथ कौन कौन से आगे सिस्टम्स लगे हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वायरिंग में फलाना ढिमकाना, तो आप इसको असेस कर सकें। हाई स्पीड स्कैन का भी फीचर मौजूद है, जिससे वो बस आप समझ लें 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर स्कैन कर लेता है क्या क्या इश्यूज है। फिर आपके पास हाईलाइट हो जाते हैं जो जो एरर्स आ रहे हैं, एरर कोड्स होते हैं। एरर कोड्स का पहला लेटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है किस जगह पे एरर है, आया वो पावर ट्रेन के अंदर है, अगर पी से एरर स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब पावर ट्रेन के अंदर है, सी से हो रहा तो चेसिस के अंदर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट इस तरह से चीजें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इंजन के अंदर जाएं, इंजन के अंदर जाना उसमें, नहीं दिखाओ, तो डेमो में जाते ना गधे। ये लो जाओ। अच्छा अब सबसे पहले ना यहाँ पे आपको टोटल स्क्रीन के ऊपर 6 डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे पहले रीड फॉल्ट कोड का ऑप्शन होता है, वो बेसिकली करता क्या है, आपकी गाड़ी के अंदर जो जो कोड्स आ रहे होते हैं वो कोड्स आइडेंटिफाई करता है कि यार गाड़ी के अंदर जो एरर कोड्स हैं वो कौन कौन से, जिसे हम डीटीसी कहते हैं, डाटा ट्रबल कोड्स। तो जो 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 कोड्स हैं वो बताएगा रीड फॉल्ट कोड। अच्छा इसके बाद फिर आता है रीड डाटा स्ट्रीम। अब डाटा स्ट्रीम क्या होती है, गाड़ियों के अंदर जो सेंसर्स मौजूद होते हैं उन सेंसर्स के अंदर का जो डाटा आ रहा होता है उसको आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंसर्स क्या क्या रीडिंग्स एट एनी गिवन टाइम दे रहे होते हैं। अब हम इसके बाद ना थोड़ी देर बाद एक डायग्नोस्टिक्स का आपको एक छोटा सा डेमो भी करेंगे, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा कि इन सारी चीजों के फायदे क्या क्या होते हैं। अच्छा डन हो गया, सही। इसी के बाद वो एक्चुएशन टेस्ट का भी ऑप्शन मौजूद है, जिसके थ्रू हम अलग अलग एक्चुएशन एक्टिव टेस्ट गाड़ी के ऊपर चेक कर सकते हैं। फिर क्लियर फॉल्ट कोड का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि जो जो फॉल्ट कोड आएंगे उसको आप एक क्लिक के अंदर इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि अगर वो करंट फॉल्ट कोड है, यानी कि वो हिस्ट्री में नहीं है, पुराना नहीं, अभी भी गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम मौजूद है, तो आपको पहले उसको फिजिकली जाके हल करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, उसके बाद एरर परमानेंटली उड़ेगा। अभी तो उड़ जाएगा लेकिन 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलेगी फिर दोबारा रिकर हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये होता है पहले गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें, उसके बाद सारी। फिर आता है रीड फ्रीज फ्रेम डाटा। अब फ्रीज फ्रेम डाटा बेसिकली ये होता है कि गाड़ी जिस टाइम पे एरर आया होता है गाड़ी के अंदर, अब फॉर एग्जांपल गाड़ी जा रही है और किसी बम्प में हिट किया, यानी आपने किसी गड्ढे में हिट किया, अब गड्ढे में हिट किया और तब अगर व्हील स्पीड सेंसर का कोई एरर आया, तो ये फ्रीज फ्रेम डाटा आपको उस टाइम की सारी जो आपके सेंसर्स की रीडिंग होती है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता है, ताकि आप जाके बाद में देख सके यार ये प्रॉब्लम आई किस वक्त थी, क्यों आई थी। क्योंकि गड्ढे से निकल गया एक बार व्हील स्पीड सेंसर, उसके बाद कोई इशू नहीं आया परमानेंट, तो आप उससे बस एरर को रेज करेंगे, एरर को आप कोई सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर स्पेशल फंक्शंस में आगे आप कैलिब्रेशन सारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक लाइव केस सिनेरियो लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके व्हील स्पीड सेंसर का कोई या एबीएस के साथ कोई इशू, एबीएस की लाइट जल गई, अब आपने गाड़ी को स्कैन किया, उसने बताया
कि व्हील स्पीड सेंसर का कोई एरर है। अब उसको आप चेक किस तरीके से करेंगे? स्कैनर के जरिए। सबसे पहले आप गए रीड डाटा स्ट्रीम के अंदर गए, और उसके बाद आपने व्हील स्पीड, जो आपके स्पीड सेंसर्स होते हैं, उन चारों स्पीड सेंसर्स को आपने जाके चेक किया कि गाड़ी आपने एकदम से तेज चलाई, एबीएस अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तेज, और उसके बाद जब गाड़ी रुक गई तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, इसके अंदर ही किधर गए सारे स्पीड सेंसर, एबीएस। देन उसके अंदर बैक करके एबीएस पे जाना। देन अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं ना कि चारों स्पीड सेंसर्स का हमने डाटा लाइव मॉनिटर कैसे करेंगे, ग्राफ बना लिया हमने। अब चारों का ग्राफ, एक कंबाइंड ग्राफ हमने क्रिएट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों की वैल्यू कॉन्स्टेंटली आती रहेंगी आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से सेंसर ने कब ऑफ रीडिंग दी है। ऑफ रीडिंग से मुराद ये है कि सारे सेंसर दे रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक ने एकदम से 55 किलोमीटर पर आवर दे दी और फिर दोबारा 40 पे आ गया। इसका मतलब वो सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, फॉल्टी है। एक और एबीएस के अंदर प्रॉब्लम आता है उसका हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट का, जो उसके अंदर मोटर, हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है उसका। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने वैसे उसको ट्राई चेक करना होता है तो जाहिर है एबीएस अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर एबीएस अप्लाई करते, जैसे गाड़ी को आपने तेज चलाया और एबीएस पे एकदम से ब्रेक स्लैम किए, एबीएस अप्लाई हुआ, तो वो तो आप जाके फिजिकली नहीं देख सकते कि हाइड्रोलिक वो कंट्रोल जो मोटर है वो काम कर रही है नहीं कर रही। तो आप किस तरीके से देखेंगे, इसके अंदर जाएंगे एक्चुएशन टेस्ट के अंदर, हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करेंगे और उसके ऊपर बोनट ओपन करके आप सामने देख लेंगे, आवाज आई, वो जैसे जो घड़ करके आवाज आती है वो हाइड्रोलिक मोटर, वो ऑन हुई। आपने चेक किया, हाँ भाई ऑन हुई, तो उसका मतलब है वो इट इज गुड टू गो। अगरचे वो नहीं चल रही, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा उसका फॉल्ट है, यू विल क्लियर दैट लेटर। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी सी, फिर इसमें जाहिर सी वही वाली बात है कि जितना अंदर आप जाते रहेंगे तो देयर इज द वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। आप जितना सीखना चाहे इसके अंदर जाके सीख सकते हैं, आगे बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। कोई भी सवाल हो, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल हो, उसके जवाब हो तो प्लीज गो फॉर इट। नहीं, और इसके बाद अगर जो आप लोग थके नहीं हैं तो हम इंजेक्टर क्लीनर की भी थोड़ी सी देख लेते हैं, अगर थक गए तो छोड़ दें। देखें जाऊँ, मतलब नहीं इंजेक्टर क्लीनर करना है नहीं। गनी क्या भाई, भाई तो नहीं होता नहीं, एक दोस्त है गनी, उसमें तुम्हारी शक्ल बड़ी मिलती है यार, मैंने लेके क्या करता, नुकसान हो गया। रुक जाओ, इससे पकड़ो, इससे पकड़ो साइड से, अरे सिर्फ, अरे इससे पकड़ो, सिर्फ इससे, हाँ लाओ, नहीं आप पकड़ो उसको, ये चलो, हाँ निकाल लो, सॉरी लगी तो नहीं आपको, बस बस बाकी मैं कर लूँगा, रख दो जाया ना अभी। अच्छा जी, माइक देना, माइक वहीं पे ही है ये, जैन इसको रख दो, ऊपर रख दो। अच्छा, ये हमारा जो बिल्कुल बेस लाइन मॉडल है इंजेक्टर क्लीनर मशीन्स का, ये वाला। अब बेस लाइन मॉडल से मुराद क्या है, ये EFI इंजेक्टर्स को क्लीन करता है। अब हम जैसे जैसे दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती रहती है।
अब दुनिया में जो मोस्ट ऑफ द नई गाड़ियों को आपको, जो भी पाकिस्तान में काफी नई गाड़ियों के अंदर GDI टेक्नोलॉजी आती है, जो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन होती है, जो डायरेक्ट सिलेंडर्स के अंदर फ्यूल फायर करता है। तो ये सिर्फ EFI इंजेक्टर्स की, इसके बाद एक हमारी आती है जो GDI और EFI दोनों इंजेक्टर्स पे काम करती है, और फिर तीसरी आती है जो पाइजो डीजल इंजेक्टर्स पे भी काम करती है। तो बहरहाल हम इस वाली पे पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम दो मेन चीजें हैं आप जो इसमें देखनी है, इस मशीन के थ्रू देखनी है। सबसे पहले इंजेक्टर टेस्टिंग करनी है कि कौन सा इंजेक्टर सही है, कौन सा खराब है, तो वो आपने इसके ऊपर देखना है। और उसके बाद इंजेक्टर क्लीनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मशीन है, ये या इंजेक्टर, जब हम इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो तीन मेन टेस्ट आप इसके थ्रू करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन फ्लो का टेस्ट, उसके बाद इंजेक्शन लीक का टेस्ट, यानी इंजेक्टर कोई लीक तो नहीं हुआ हुआ। सबसे पहला टेस्ट होता है फ्लो का टेस्ट। फ्लो में देखते हैं हम जो फ्लो है, कितने RPM के ऊपर कितना इंजेक्टर्स फ्यूल थ्रो कर रहे हैं। आइडल गाड़ी के RPM के, यानी जो खड़ी गाड़ी होती है, खड़ी गाड़ी के RPM के ऊपर कितना है हमारे पास इंजेक्टर्स फ्यूल थ्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, हम विद ईज देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस इंजेक्टर से कम फ्लूड आया है, किस इंजेक्टर से ज्यादा फ्लूड आया है। फिर आइडल गाड़ी के बाद आप 2500 RPM पे जाके चेक कर सकते हैं, 4500 RPM, अप टिल 10,000 RPM आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस इंजेक्टर ने कितना फ्लूड थ्रो किया। दूसरा होता है फिर इंजेक्शन लीक का टेस्ट। उसमें क्या होता है, इंजेक्टर्स को आप इसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं कि किसी भी इंजेक्टर के अंदर से एक कतरा भी फ्यूल का लीक ना हो। अगर से फ्यूल लीक हुआ, इसका मतलब क्या है, इंजेक्टर जो है आपका वो लीक है। उस इंजेक्टर को या तो रिपेयर कराएं या रिप्लेस कराएं। फिर तीसरा टेस्ट होता है स्प्रेबिलिटी का टेस्ट। उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कितना खुल के इंजेक्टर्स का फ्लो आ रहा है। जितना ज्यादा वाइड होगा, जितना, अब चार सामने आपके लगे होंगे तो चारों को आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इंजेक्टर अंदर से ब्लॉक्ड है और कौन सा खुला हुआ है। जिसका स्प्रे पूरा प्रॉपर खुला हुआ है, इसका मतलब वो इंजेक्टर क्लीनर मशीन इज गुड टू, द इंजेक्टर इज गुड। और जिसका थोड़ा सा घुटा हुआ स्प्रे होगा, इसका मतलब वो इंजेक्टर थोड़ा सा खराब है, घुटा हुआ है, उसके अंदर क्लीनिंग की जरूरत है। फिर आप मशीन से निकाल के, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इन इंजेक्टर्स को क्लीनिंग की जरूरत है, तो आप मशीन से निकाल के इंजेक्टर्स को इसके अंदर लगाएंगे अल्ट्रासोनिक बकेट के अंदर। और मेक श्योर के जो पल्स केबल है, पल्स केबल जब इंजेक्टर क्लीनिंग हो रही हो तब भी इंटैक्ट हो, ताकि इंजेक्टर स्विच ऑन ओपन और क्लोज होता रहे। उससे क्या होगा, थरो क्लीनिंग अंदर से बाहर तक होती रहेगी। इसके अंदर कोई सा भी अल्ट्रासोनिक लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये फ्लेमिंगो वगैरह भी आते हैं, कुछ अमेरिकन ब्रांड्स भी आते हैं, एब्रो, और इस तरह के डिफरेंट अलग अलग तरीके के ब्रांड्स आते हैं। तो आप उसमें से किसी को भी यूटिलाइज करके इंजेक्टर क्लीनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली आपको चाहिए होता है डीआयोनाइजिंग सोल्यूशन। वो डीआयोनाइज लिक्विड भी, आप कोई सा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और आप बस चाह रहे हैं कि यार बस मुझे काम करना है, तो आप डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, बैटरी का पानी जिसे हम आम जबान में कहते हैं, फ्री रेडिकल चाहिए होता है बस इस मशीन को ऑपरेट करने के। तो फ्री रेडिकल जाके वो कार्बन डिपॉजिट्स को तोड़ देते हैं और इंजेक्टर क्लीनिंग बआसानी इसके अंदर पूरी परफॉर्म कर लेते हैं। हमारे पास भी है शॉर्ट ऑन टाइम, वरना हम आपको इसकी बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग भी करके दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए 25-30 मिनट का टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। ऑफकोर्स वो हम, आप लोगों की शक्लें बता रही है कि नहीं ले सकते, तो वे नेक्स्ट टाइम सम अदर टाइम वी विल गो सी इट आउट एज वेल। सही, चलें, बस दैट इज 8 फॉर्म। जी सर, सर सब कुछ सवाल इंजेक्टर क्लीनर है, ये पूरा इसी में डालना है, इसके साथ पेट्रोल नहीं? हाँ सर, नहीं सर, देखिए ये जो है ना, ये जो मशीन है, मशीन के अंदर जाएगा इंजेक्टर टेस्टिंग लिक्विड जो है जेट केरोसिन। जेट केरोसिन रेडिली अवेलेबल नहीं होता पाकिस्तान में, असल में वो कुछ और कामों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए नॉर्मल केरोसिन ऑयल हो, आपके पास मिट्टी का तेल हो, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पेट्रोल या हाई ऑक्टेन ना करिएगा, क्योंकि इस मशीन के अंदर रबर पार्ट्स मौजूद होते हैं। रबर कंपोनेंट्स के अंदर अगर पेट्रोल ठहरा रह जाए तो वो उसको फुला देता है रबर को। तो इससे बेहतर है इसके अंदर केरोसिन ऑयल या जेट केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 3 लीटर 3.5 लीटर बराबर में गेज मौजूद है, गेज से एक्सीड ना करिएगा। दूसरा, इसके अंदर से इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड इस्तेमाल होगा, प्योर बस इसको एज इट इज आप डाल देंगे। क्लीनर वगैरह आता है एब्रो का आपने इस्तेमाल कर लिया, सेम है वो। एब्रो का ये एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा है, ये सस्ते होते हैं। नहीं, ये वैसे तो मैंने आपकी तमाम वीडियोस देखी हुई हैं, पूरी देखी है आपने? जी। हिम्मत है आप अच्छा, थैंक यू। तो इसके अंदर आप वही इसको इस्तेमाल कर सकते पेट्रोल यूज नहीं हैं। करते? पेट्रोल इसमें यूज नहीं करना। पेट्रोल रबर कंपोनेंट्स होते हैं ना, इस वजह से पेट्रोल यूज करना रिकमेंडेड नहीं। वो मिट्टी का तेल हाँ, उसके रबर पार्ट्स को खराब नहीं करता वो, रबर कंपोनेंट्स को खराब नहीं करता। आप टाइम टू टाइम ड्रेन करते रहेंगे तो वो मसला नहीं है, इसमें स्टक नहीं रहने देना। हमने इसके अंदर फ्लो कर लिया, फिर उसके बाद वापस में क्लीनिंग के लिए लगाएंगे। हाँ, आपने इसको ओपन कर दिया, दोबारा वो दोबारा फ्लो नीचे चलेगी, ड्रेन हो गया, फिर वो दोबारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
आप इसको अप टू 20 से 25 बार इस्तेमाल कर सकते सर ये है कि सर, क्या सर। इंजेक्टर हमारे चौक है ब्लॉक है, उसे हमने उसके अंदर टेस्ट कर लिया, फिर निकाला, निकाला, इसके अंदर हमने क्लीन कर लिया, क्लीन कर लिया, उसके बाद आप दोबारा भी टेस्ट कर सकते हैं। दोबारा टेस्ट करें, अगर कस्टमर को दिखाना है तो आप दोबारा भी टेस्ट करेंगे कि यार ये देखें अब ओके, अब ओके, तो वो खुश हो जाएगा। अगर से आपके इतना टाइम नहीं है, वैसे तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर टाइम इस मशीन को दें, कस्टमर को दें, और पर कस्टमर अच्छे पैसे चार्ज करें। पाकिस्तान में मसला ये है कि कुछ मैकेनिक्स ऐसे भी हैं, कराची में एक दो हमारे दोस्त हैं जो लोकल वर्कशॉप्स वाले, मैं डीलरशिप तो चार्ज करती हैं ज़्यादा, लेकिन लोकल वर्कशॉप्स वाले वो इंजेक्टर क्लीनिंग के 10-10 हज़ार भी चार्ज करते हैं। फिर वो प्रॉपर लिक्विड इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन, प्रॉपर तरीके से आधा पौन घंटा देते हैं मशीन को, कस्टमर को समझाते हैं देखिए अब आपका गंदे थे, ऐसे हमने क्लीन किया, अब साफ हो गया। लेकिन वो आपको पता है अगर नॉर्मल हम देखेंगे हर कस्टमर इतने पे नहीं कर सकता, तो फिर उसमें वो हम इतना टाइम क्यों अपना ज़ाया करें। आप बस डालें क्लीनर में एक दफ़ा टेस्ट करके देखें, अल्लाह खैर सही है वाला सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? कोई और सवाल? इसके प्राइस सर बेस लाइन वाला जो मॉडल है 1.25 का है, इससे ऊपर फिर जाते रहें तो 260, 270, 280, 10 का लिमिट सर। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं इंशाल्लाह नहीं चलेगा। नहीं सर, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी आप सारे शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जैन वो सबको आप एनवेलप भी दे